तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज हम 10th स्टैंडर्ड के क्लास 10th का भूगोल की बात करने वाले हैं। क्लास 10th, ठीक है ना। कौन सा? आज हम बात करेंगे क्लास 10th, ठीक है ना। आज हम क्लास 10th का भूगोल का बात करेंगे, जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी बात करेंगे हम। जियोग्राफी में 2 चैप्टर हम लोग का हो गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2 चैप्टर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है, पहला चैप्टर संसाधन एवं इसके उपयोग, रिसोर्सेस, ठीक है। और दूसरे चैप्टर में हमने भूमि संसाधन तक ले पढ़ लिया है, ठीक है ना। भूमि संसाधन तक का अध्ययन कर चुके। दूसरे चैप्टर भूमि संसाधन तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम लोग तीसरे चैप्टर में जाएंगे। आप लोगों का एनसीईआरटी के हिसाब से ये ख नंबर चैप्टर होगा, ठीक है ना। कौन सा? जल संसाधन, ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी तक रिसोर्सेज यानी संसाधन नहीं देखे हैं, नहीं क्लास किए हैं, भूमि संसाधन का भी क्लास नहीं किए हैं, आप लोग चले जाइए, आप लोग जाकर बैक चैनल पर प्लेलिस्ट में वो जियोग्राफी भूगोल क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा कि कैसे वहाँ पर आपको हम बताए हैं कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ठीक है ना। 2 चैप्टर तक कंप्लीट है। आज हम लोग बात करेंगे 3rd चैप्टर जल संसाधन का। चैप्टर 3 है जल संसाधन, ठीक है ना। जल संसाधन, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं जल संसाधन का, ठीक है ना, जो कि एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, जल संसाधन, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जल संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि जल संसाधन जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग का पढ़ना है, क्या क्या अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है जल, ठीक है ना। जल जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जल, ठीक है ना। जल क्या है भाई? देखिए, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जल है तो जीवन है, यानी जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल से ही जीवन है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सृष्टि पर जितना भी अर्थ में जल का अर्थ ही होता है जीवन, जल का अर्थ ही होता है जीवन, ठीक है ना। सृष्टि पर जितने भी पेड़ पौधे हुए, देखिए पेड़ की बात करें, ठीक है ना, पेड़ पौधे की बात करें, ठीक है ना। थोड़ी सी हमारे लिखावट गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। पेड़ पौधे, फसलों की बात करें, फसलों, ठीक है, फसल या अन्य जीव जंतु की बात किया जाए, जीव जंतु, इन सब के लिए देखिए, बिल्कुल मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा भी मैं यहाँ पर स्पीड नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को समझना जरूरी है। जीव जंतु की बात किया जाए, ये सब जल पर निर्भर है, जल पर निर्भर है। बिना जल का इनका कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी इनके लिए जल अति आवश्यक है। इसके अलावा हम बात करें तो जल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, जैसे खाना बनाना हुआ, ठीक है ना, जीव जंतु में जैसे हम बात करें तो खाना बनाना, ठीक है ना, खाना पीना, इसमें भी बहुत ज़्यादा जल का उपयोग है, ठीक है। इसके अलावा जल का उपयोग हम लोग कृषि में भी करते हैं, बिना जल के कृषि संभव नहीं है, बिना जल का कृषि संभव नहीं है, यानी कृषि के लिए भी जल का अति आवश्यक है, ठीक है ना। कृषि के लिए भी आपको जल रहना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हुआ हमारा जल का उपयोग। अब हम लोग बात करते हैं जल के स्रोत की, यानी हम लोग बात करें कि जल के स्रोत कौन कौन से है, स्रोत, ठीक है ना। जल के स्रोत कौन कौन से हैं, तो भाई जल के स्रोत की बात किया जाए तो देखिए, जल का सबसे बड़ा रिसोर्स यानी स्रोत की बात करें हम तो क्या है? नदी, ठीक है ना, नदी कह सकते हैं। इसके अलावा तालाब की बात कर सकते हैं, नदी के अलावा हम तालाब की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, तालाब, नदी, तालाब, ठीक है ना। समुद्र भी एक जल का स्रोत है, समुद्र के अलावा हम लोग वर्षा कर सकते हैं। वर्षा तो सबसे प्रमुख स्रोत है, यानी वर्षा की बात करें तो वर्षा सबसे प्रमुख स्रोत है, जल का सबसे प्रमुख स्रोत आपका वर्षा है, ठीक है ना। जल का प्रमुख स्रोत आप लोगों का वर्षा है, बिना वर्षा के जल संभव नहीं है, ठीक है ना।
यानी जल के लिए आपको वर्षा का रहना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्षा ही मात्र एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हमारे पृथ्वी पर जल का संतुलन बना हुआ रहता है। यानी जल चक्र, वर्षा की बात करें तो वर्षा के मतलब हुआ जल चक्र, ठीक है ना। वर्षा का मतलब क्या हुआ, जल चक्र की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जल चक्र, जल चक्र हमारे पृथ्वी के लिए वरदान है, ठीक है ना। इसी से हमारे पृथ्वी पर जल की जो संतुलन है वह संतुलन बना हुआ रहता है, किससे, जल चक्र से, राइट। समझ आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं जल चक्र के अलावा। चलिए, तो आप लोगों ने समझा कि जल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और जल हमारे लिए कितना जरूरी है, जल का स्रोत कौन कौन से है। आगे हम लोग बात करें तो देखिए, पृथ्वी पर जल के कुछ विशेष या प्रमुख तथ्य, ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे जल के कुछ प्रमुख यानी जल के विशेष तथ्य के बारे में, जल के विशेष या कुछ प्रमुख तथ्य, जल के प्रमुख तथ्य, ठीक है ना। तो देखिए, जल के प्रमुख तथ्य के बारे में हम लोग बात करें तो बताते चले हम आप लोगों को कि जल तो हमारे पृथ्वी पर बहुत है, जल की कमी नहीं है। हमारे पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है। हमारे पृथ्वी पर 96.5% भाग महासागर में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी पृथ्वी का लगभग 96.5, ठीक है, 96.5% भाग महासागर में पाए जाते हैं। इतना भाग हमारे पृथ्वी पर महासागर है, ठीक है ना, यानी समुद्र है 96.5। लेकिन ये जल हमारे पीने योग्य नहीं है, हमारे लायक नहीं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, नमक, जिसे हम न तो पी सकते हैं और न ही इसका उपयोग हम अपना दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अब हम बात करें कि पीने लायक जल कितना है, तो पीने योग्य जल की बात करें, पीने योग्य जल, ठीक है। तो पीने योग्य जल जो पृथ्वी पर है, ठीक है, तो पीने योग्य जल मात्र 2.5% हमारे पृथ्वी पर जल है, ठीक है ना। 2.5% जल हमारे पृथ्वी पर पीने योग्य है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये भी इसका किसका 2.5 का 70%, ध्यान दीजिएगा, 70% जो भाग है ये हमारे एरिया में नहीं है, ये ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका, ठीक है, हिमालय जैसे शिखरों में है, हिमालय हमारे देश में है, ठीक है ना। हिमालय जैसे हिम शिखरों में हिमनदों के रूप में, बर्फ के रूप में है, ठीक है ना। हिमालय आदि में बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में, ठीक है। यानी पीने योग्य जल है, ठीक है, उसमें भी पीने योग्य जल कितना है 2.5%, और उसमें भी 2.5 का 70% ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक, हिमालय आदि के रूप में, बर्फ के रूप में जमे हुए, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते। यानी गर्मी पाकर पिघलकर नीचे की तरफ आता है, नदी तालाब जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब नदी में बदलता है, और इसी का उपयोग हम लोग नदी के रूप से जल के पीने योग्य में करते हैं। अब 30% केवल जल बचा है, मात्र 30%, ठीक है ना, 30% जल है जो हम पीने योग्य है, ठीक है ना, जिसे हम पीते हैं, मात्र 30, इतना कम जल, ठीक है ना। और सोचिए इसी से हमारा जीवन चल रहा है, ठीक है ना। आगे हम बात करें कुछ और टॉपिक्स के, तो ध्यान दीजिएगा। वर्षा का जल जो होता है ना, वर्षा जल मीठा होता है, वर्षा जल मीठा होता है, ठीक है ना, वर्षा का जल मीठा होता है, ये तो बात ठीक है। विश्व में कुल वर्षा लगभग 4% जल भारत में उपलब्ध है, ध्यान दीजिएगा। विश्व में जितना भी वर्षा होता है, पूरे विश्व का
4% भाग भारत में है, भारत में है। यानी पूरे विश्व का 4% भाग हमारे जो है भारत में मौजूद है, भारत में है। कितना? केवल 4% भाग, ठीक है ना, पूरे विश्व का केवल 4% भाग, ठीक है ना। और इतनी बड़ी विशाल विशाल जनसंख्या के ये 4% जल जो है हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। यानी कहें तो पीने योग्य जल की मात्रा बहुत ही कम है। यानी हम बात करें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध जल की, तो विश्व में हमारा जो स्थान है 133वां पर आता है। देखिए, यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से बच के, यानी जितना जल हमें चाहिए तो पूरे विश्व में 133वां, ठीक है, पूरा तो लिख नहीं रहे हैं, फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 133वां पर भारत का स्थान आता है, भारत का स्थान आता है। आप ये लिखा हुआ केवल पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा, मेरे अब बात को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके साथ यहाँ पर कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बोल रहा हूँ पूरा, लेकिन लिख रहा हूँ जितना हम जरूरत है, ठीक है ना। यानी हमारे भारत का प्रति व्यक्ति जल के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत का 133वां भाग है हमारे भारत का, ठीक है ना। 133वां नंबर पर आता है हमारा भारत, ठीक है। कौन सा? 133 नंबर पर। ओके, राइट। आगे बात किया जाए तो भारत में प्रतिवर्ष वर्षा के जल द्वारा जल स्रोत लगभग कितना? तो ध्यान दीजिएगा, भारत की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और जान लेते हैं कि हमारे भारत में 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, प्रतिवर्ष वर्षा के जल एकत्र होते हैं, वर्षा जल को एकत्र किया जाता है, वर्षा जल को एकत्र किया जाता है। इन एकत्र के मतलब होता है जमा किया जाता है, समझ में आया? प्रतिवर्ष 1900 किलोमीटर जल को जमा किया जाता है, जो सिंचाई योग्य या इसे फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जाता है, राइट। अभी इसे हम लोग जितना मतलब हम जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे तो है कि हमारे देश में भी 2025 आते आते जल की कमी होने लगेगी, जल का अभाव होने लगेगा, ठीक है ना। अब बात करें हमारे पृथ्वी पर, तो पूरे पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध, पूरे पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जल है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक जल है, सबसे अधिक जल है। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक जल है, ठीक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को, ठीक है ना, पृथ्वी के, सॉरी यहाँ पर दक्षिणी नहीं लिखे, दक्षिणी गोलार्ध को ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से भी हम जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं हम लोग? जल गोलार्ध कहते हैं, जल गोलार्ध, क्योंकि जल यहाँ पर ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल की उपलब्धता ज़्यादा है, इस कारण से दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और बात करें उत्तरी गोलार्ध को, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध को, ठीक है, स्थल गोलार्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे स्थल गोलार्ध भी कहा जाता है, स्थल गोलार्ध, ठीक है ना, याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। समझ में आ गया? अब जो सागर का जल है, समुद्र का जल है, उसमें वनस्पति खनिज संसाधन अत्यंत, मतलब बात करें हम लोग, भाई सागर का जल है तो वो भी हमारे लिए तो कुछ ना कुछ काम आएगा, है ना, ऐसी बात थोड़ी नहीं कि वो काम नहीं आएगा, ठीक है, वो भी हमारे लिए काम आएगा। तो जो सागर का जल है ना, तो सागर का जल हमारे लिए किस काम आएगा? तो सागर का जल जो है हमारे लिए, सागर का जल का उपयोग हमारे लिए वनस्पति, ठीक है ना, वनस्पति के अलावा खनिज संसाधन, ठीक है, इन सब चीज़ों में यह धनी है, खनिज संसाधन में धनी है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हमारा जो है सागर का जल अति महत्वपूर्ण है, अति
काम लायक है या कहे तो हमारे लिए वरदान है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे चीज़ समझ में, एक एक चीज़ को समझते जाए, बिल्कुल छोटा छोटा चीज़ बताएं। ठीक है ना। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट कब लागू किया गया था। तो याद कर लीजिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र था, विश्व जल दिवस, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व जल रिपोर्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, विश्व जल रिपोर्ट, ठीक है ना, कब जारी किया गया था। तो 2003 में, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व जल रिपोर्ट 2003 में जारी किया गया था। राइट, कि यहाँ कहाँ पर कितना जल है और कौन सा जल का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। राइट, समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं कि जल सभी जीव जंतुओं के पोषक तत्व प्रदान करता है, या जल जो है हमारे जीवन में हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जल को दूषित होने से कैसे रोका जा सकता है। जल को दूषित होने से हम लोग कैसे रोकेंगे। ठीक है ना। जल को दूषित होने से बचाना। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जल को दूषित होने से बचाने के लिए पहला कारण, भाई कैसे हम जल को दूषित होने से बचाएंगे, है ना, लॉजिक है कि नहीं, कि कैसे हम जल को दूषित होने से बचाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जल को दूषित होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहला चीज कि जो शहर का, नगर का जो कूड़ा करकट गंदगी है, उस गंदगी को नदी नाला से होते हुए, ठीक है ना, उस गंदगी को नदी नाला से होते हुए हम नदी में, नाला में नहीं जाने देंगे। ठीक है ना, यानी गंदगी को नदी नाला से जल में मिलाने से हम रोकेंगे, पहला कारण। ठीक है ना। दूसरा जो कारण है कल कारखाना, तो जो कल कारखाने से निकलता हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है ना, जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, यानी रासायनिक पदार्थ, इन सब, जो भी बच्चे नोट्स कर रहे हैं मेरी बातों को सुनकर आप लोग लिखिएगा, तब जाकर अच्छा रहेगा। यहाँ पर पूरा हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना। जो रासायनिक पदार्थ है, इन सब पदार्थों को हम नदियों में जाने से रोकेंगे। ठीक है ना, नदी और नलियों में जाने से रोकेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग बात करें तीसरा चीज, ठीक है ना, तो तीसरा चीज यानी तालाबों में जो कीटनाशक दवाई की छिड़काव की जा रही है, उन कीटनाशक दवाइयों को हम रोकेंगे। तालाब में कीटनाशक दवाई या रसायन का प्रयोग नहीं होने देंगे। ठीक है ना। तालाब और नहर को कीटनाशक दवाई से बचाना है आप लोगों को, है, इस तरह हम जल को बचा सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो अणु परमाणु बम है, अणु परमाणु बम की बात करें, ठीक है, तो जो अणु परमाणु बम है या रासायनिक अस्त्र शस्त्र है, अक्सर इनकी जांच करने के लिए इसे समुद्रों में, नदियों में फोड़ा जाता है। ठीक है ना। और परमाणु बम की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना खतरनाक होता है कि ये नदी, भूमि, वायु सबको प्रदूषित कर देता है, इतने ज़्यादा इसमें जीवाणु होते हैं। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम रोकेंगे। ठीक है ना, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, रोकेंगे। यहाँ पर इसका प्रयास करेंगे कि इसका प्रभाव जल पर ना पड़े। राइट, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक्स बनेगा क्या, नए टॉपिक्स, कि भारत में जल के स्रोत और वितरण, उनका उपयोग, यानी भारत के अंदर, भारत में जल का स्रोत क्या है, जिसे हम शॉर्ट में चर्चा कर चुके हैं पीछे। ठीक है ना, कि भारत में जल का स्रोत क्या है, यानी भारत में जल का स्रोत के बारे में चर्चा करें हम लोग। ठीक है, पहला चीज, भारत में जल के स्रोत।
भारत में हमारे जल के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें से कुछ स्रोतों की हम चर्चा करेंगे। पहला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वर्षा। भारत में जल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वर्षा। ठीक है, वर्षा। वर्षा सर्वत्र एक समान नहीं होती, यानी आपको पता है कि हर जगह हम बात करें तो वर्षा एक समान नहीं होती है। वर्षा एक समान नहीं होती है, यानी वर्षा की बात करें तो वर्षा एक समान नहीं होती है। कहीं पर वर्षा का मान ज़्यादा होता है तो कहीं पर वर्षा का मान कम होता है। ठीक है ना। देखिए, वर्षा के बारे में बात किया जाए तो लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी जहाँ पर वर्षा वर्ष भर में यानी एक साल में 100 औसतन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। हमारे देश में इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाता है और बढ़ाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे देश में यानी किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ पर वर्षा का मान लगभग 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, वर्षा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे क्षेत्र में भारत में कहीं वर्षा का मान ज़्यादा है। जैसे सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होता है मानसीराम या चेरापूंजी। अभी फर्स्ट नंबर पर आपका चेरापूंजी आया है। चेरापूंजी याद रखिएगा, चेरापूंजी। ठीक है, हाँ, चेरापूंजी। पहले मानसीराम था, कहीं कहीं मानसीराम दे दिया गैस पेपर में आप लोग उसे मत देखिएगा। फर्स्ट नंबर पर आ गया है चेरापूंजी। ठीक है, अब यहाँ पर भी वर्षा कम है, वर्षा का मान कम है, वर्षा कम है, वहाँ कृषि के लिए जल की आवश्यकता है, जल की ज़रूरत है। यानी जहाँ पर वर्षा कम है वहाँ पर कृषि के लिए आपको जल की ज़रूरत है, यानी वहाँ पर आपको जल की आवश्यकता पड़ेगी। किसके लिए? तो वर्षा के लिए। राइट, है समझ में? यानी वहाँ पर वर्षा के लिए आपको जल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से हम कुछ क्षेत्र की नाम लेते हैं, कुछ क्षेत्रों को बताते हैं जहाँ पर अन्य स्रोत है। तो मान लीजिए केरल, असम जैसे क्षेत्र ले लें तो इनमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिकतर मात्रा में थोड़ा बहुत होता रहता है। ठीक है ना। देखिए, याद रखिएगा, केरल और असम, असम इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की बात करें हम लोग तो इस क्षेत्र में वर्षा की ज़रूरत नहीं होती, मैंने सॉरी, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। सिंचाई के मतलब अदर स्रोत से पानी डाला जाए। ठीक है ना। हाँ, ये इस वाले क्षेत्र में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ हमेशा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, हमेशा थोड़ा थोड़ा वर्षा होता रहता है, यानी समय समय पर थोड़ा थोड़ा वर्षा होता रहता है, वर्षा होता रहता है। ठीक है ना, रहता है। ठीक है। केरल, असम, देखिए यहाँ पर मैं अभी नया लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत थोड़ा लिखने में। केरल और असम जैसे क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा वर्षा होता रहता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 की। ठीक है, तो नंबर 2 पर हमारा आता है भूमिगत जल। भूमिगत जल, ठीक है। अब ये भूमिगत जल क्या होता है? ठीक है, अब हम बात करते हैं भूमिगत जल। तो देखिए, भूमिगत जल के मतलब जो हमारे पृथ्वी के नीचे है, जो कुआं, ठीक है, मोटर पंप या झरना आदि से निकाला जाए, आदि से निकाला जाता है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग के आसपास खेतों में बहुत सारे मोटर लगा होगा, जिससे खेत को पानी देने के लिए या खेत को पटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे जल को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। यानी सीधा सीधी बात है कि जो भूमि के नीचे से किसी न किसी माध्यम से निकाला जाए वो भूमिगत जल होता है। ठीक है ना। अब जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ गहरे कुएँ खोदने पड़ते हैं, वहाँ पर कुआं को खोदकर पंप डालकर मोटर बैठाकर वहाँ से जल को प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग राजस्थान को ले सकते हैं, राजस्थान। ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में हम अपने लोकल क्षेत्र गांव को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के रूप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें भूमिगत जल में, तो भूमिगत जल में 37% भूमिगत, अभी तक
पूरे क्षेत्र में अभी तक 37% भूमिगत जल का उपयोग हो पाया है, जल का उपयोग हो पाया है, ठीक है ना। 37% भूमिगत जल का उपयोग हो पाया, अभी तक ने हम लोगों ने 37% भूमिगत जल का उपयोग किया है, ठीक है ना। आज शायद कितना परसेंट, तो 37%, ओके। यानी हम बात करें भारत में, तो भारत में लगभग, भारत की बात करें तो भारत में लगभग 433 अरब घन मीटर भूमिगत जल है, भूमिगत जल है। कितना? भारत में 433 अरब घन मीटर भूमिगत जल है, ठीक है ना। यानी इसका 42% भाग जो है ना केवल उत्तरी मैदान में है, ठीक है। यानी कि जो 433% है इसका 42% भाग, कितना? 42% भाग उत्तरी मैदान में केवल है, यानी भारत के उत्तर में है, उत्तरी मैदान में है। अब हम लोग बात करते थे कि 42% लगभग आधा है ना, तो यही कारण था, और यहाँ पर सबसे पहले भूमिगत जल था, और यही कारण था कि भारत में पहले भी आज भी सबसे ज़्यादा आबादी उत्तरी वाले क्षेत्र में ही होता है, ठीक है ना, उत्तर भारत में ही है, क्योंकि उत्तर भारत में जल की उपलब्धता थी। अब पहले की जो बस्तियाँ होती थी वह जल के ही किनारे अपने रहना पसंद करती थी, ठीक है ना। महाराष्ट्र ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, तमिलनाडु जैसे बड़े बड़े राज्यों में प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल विद्यमान है, ठीक है ना। यानी हम बात करें महाराष्ट्र के तो वहाँ पर भी आपको भूमिगत जल मिल जाएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में भी, मध्य प्रदेश में भी भूमिगत जल मिल जाए, ठीक है ना, भूमिगत जल उपलब्ध है। अब लोग हम बात करते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा नदियाँ। यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? नदियाँ, ठीक है ना। यानी जल का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है नदी, जल का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है नदी, ठीक है ना। नदी भी हमारे जल की कमी को पूरी करती है, यानी नदी 8.5% सिंचाई या विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में आती है। यानी हमारे नदी का जल जो है सिंचाई और विद्युत का उत्पादन, डैम बनाकर विद्युत का उत्पादन, ठीक है ना, हाँ, कितना? सिंचाई और विद्युत का उत्पादन में उपयोग में लाया जाता है। कितना परसेंट? तो 8.5% याद रखिएगा, ठीक है ना। और शेष 91 इसका जो शेष भाग है, अभी बचेगा ना इसमें, तो इसका जो शेष भाग है 91.5%, ठीक है ना। 91.5% जो भाग है वह बहकर समुद्र में चला जाता है, बहकर समुद्र में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है, याद रहेगा ना। यानी जो हमारी नदियाँ है, नदियों का जल हम लोग सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा विद्युत का उत्पादन, डैम बनाकर विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। और पूरे नदी के जल का केवल 8.5% भाग ही हम उपयोग कर पाते हैं, लेकिन बाकी इतना परसेंट भाग यानी 91.5% भाग ये समुद्र में वापस जाकर मिल जाता है। अर्थात कह सकते हैं हम कि समुद्र की जो आकार है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, राइट, ओके। आगे बात करते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है 4 नंबर, ये है आपका झील, तालाब, ठीक है ना, झील, तालाब या अन्य जलाशय, या गढ़ई उड़ई कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देश के जो विभिन्न भाग है, देश के अलग अलग भागों में, कितने अलग अलग भाग में, देश के अलग अलग भाग में आपका, देश के अलग अलग भागों में ये झील पाए जाते हैं, अलग अलग भाग में पाए जाते हैं, ठीक है ना, पाए जाते हैं। देश के अलग अलग भागों में ये झील, तालाब, नदियाँ पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत के पठारों में, ठीक है ना, सबसे अधिक तालाबों की बात करें हम लोग तो तालाबों की सबसे अधिक जनसंख्या है आपका, ठीक है ना, तालाबों की अधिक जनसंख्या है, तालाबों की अधिक जनसंख्या के बारे में बात करें तो जो तालाब की अधिक जनसंख्या है, तालाब की अधिक जनसंख्या,
तालाब की अधिक जनसंख्या दक्षिण भारत में आपको मिलेगा। कहाँ पर? दक्षिण भारत में, ठीक है ना, दक्षिण भारत में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पठारी मैदान है और पठारी मैदानों में ये अधिक मात्रा में जो झील है वो मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें, पांचवा जो जल का स्रोत है ये है ग्लेशियर, ठीक है ना, ग्लेशियर क्या है ना कि देखिए गर्मी का जो दिन आता है ना, गर्मी में पिघलकर ये नदियों को जल प्रदान करता है। ग्लेशियर मैंने बात करना, जैसे हिमालय है ना, हिमालय ग्लेशियर है, ठीक है ना, कि हिमालय पर बर्फ़ की चोटियाँ है। क्या है? बर्फ़ है, हिमालय पर बर्फ़ है। अब बर्फ़ की जो चोटियाँ है, ये बर्फ़ पिघलेगा, जब गर्मी के दिन आएगा तब पिघलेगा। अब पिघलेगा तो इससे जल बनेगा और यही जल जो है नदी में आते हैं, यानी कि नदी में जल का जो स्रोत है ये ग्लेशियर है। नदी में जल का स्रोत, तो नदी में जल का स्रोत ग्लेशियर को माना जाता है। ग्लेशियर जो है नदियों में जल देता है, नदियों में जल प्रदान करता है। कौन से? ग्लेशियर, ठीक है ना, समझ में आ गया। और भारत में जल सबसे अधिक उपयोग, देखिए भारत की बात करें ना हम, तो भारत जैसे देश में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग, जल का उपयोग, ठीक है ना, जल का उपयोग। यदि आप घर पर नहाए 20 मिनट 10 मिनट तो आपको फील होने लगेगा, या आपको दूसरा कोई भी बोल देगा कि अरे भाई क्या कर रहे हैं, इतना देर नहा रहे हैं, इतना पानी की बर्बादी कर रहे हैं, जल की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सिंचाई होता है ना, उसमें बहुत सारा जल लगता है, 2-2 घंटा 4-4 घंटा ट्यूब को चलाकर छोड़ते हैं, पूरे खेत को भर देते हैं जल से, ठीक है ना। यानी भारत में जल का उपयोग सबसे ज़्यादा सिंचाई में होता है। कहाँ पर? सिंचाई में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किया जाता है भारत में, ठीक है ना। कुल जल का 84% है, यानी हमारे भारत के कुल जल की बात की उसमें 84% भाग सिंचाई में चला जाता है। कितना? 84% भाग जो है हमारा सिंचाई में निकल जाता है। कितना? 84% भाग सिंचाई में जाता है, राइट। अब अन्य कार्य में जैसे बढ़ती महंगाई को देखते हुए हम कहें तो भविष्य में सिंचाई के लिए भी जल की आपूर्ति कमी आ सकती है, यानी भविष्य में हमारे लिए जल की कमी हो सकती है। भारत में सिंचाई अक्सर नहरों से किया जाता है, नहरों में जल नदियों से आते हैं, नदियों में जल ग्लेशियर से आते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? चट्टानों पर फिर चट्टान के पिघलने के कारण वो नदियों में जल को भेजता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें, देखिए उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मैदानी भाग मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा, और जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है उत्तर भारत में आपको बात करें तो उत्तर भारत में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगा उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। और दक्षिण भारत में तटीय मैदान है, डेल्टा है, ठीक है ना, नहरें खोदी गई तो वहाँ पर नहरें बना दी गई है। और दक्षिण भारत में मुख्य पठार भी है, ठीक है ना, वहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। ये जो है ना कि जल को अपने अंदर सोख लेता है। जैसे उत्तर बिहार की बात किया ना जाए, देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा जल बढ़ जाता है, ठीक है ना, वर्षा के मौसम में, कि उत्तर बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, थोड़ा बहुत बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा आ जाता है कि उत्तर बिहार ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, लगता है कि सारा चीज़ ख़त्म भी हो जाता है, बहुत सारे लोग मरते हैं, कितना ज़्यादा जन और धन दोनों का हानि होता, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करें। देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है ना। अपरंतु देखिए भारत की जितनी जनसंख्या है ना, अभी तो ज़्यादा हो गई होगी, ठीक है ना, पुराने आंकड़ा है, तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। पूरे विश्व की जनसंख्या के 17.5% अकेले है क्या? भारत। अभी 18 ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आबादी होने वाला है, सबसे ज़्यादा इसका हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ अनोखा तथ्य जिसे आप लोगों को याद करना अति आवश्यक है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ या भारत की कुछ प्रमुख नदियों का डेटा, ठीक है ना, जिसका पृष्ठ तनाव कितना है, कैसा, ठीक है ना, इसका हम एक लिंक यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं और एक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, ठीक है ना। आप लोग उसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसे याद कर लीजिए, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं आगे की टॉपिक जो है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना।
तो अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। देखिए, नदियों से सिंचाई का लाभ उठाया जाता है, जैसे कि अभी आपको बताएं, हेडिंग बना देते हैं, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।